अगला शुरू होता है कांग्रेस रेडियो का शुभारंभ, मतलब किस प्रकार कांग्रेस रेडियो का शुभारंभ मतलब शुरुआत हुई। प्रसारण की 26 अगस्त 1942 को उन्होंने चौपाटी सी व्यू मतलब सी व्यू बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल को किराए पर लिया। कांग्रेस रेडियो टीम ने हमेशा फर्जी नामों से जगह किराए पर ली। इस स्थान पर प्रिंटर और मिर्जा ने महतो की सहायता से एक एंटीना लगाया। सी व्यू में प्रिंटर और मिर्जा ट्रांसमीटर का संचालन के लिए जिम्मेदार दो लोग थे। अब क्या हुआ, इन लोगों ने सी व्यू बिल्डिंग की सबसे ऊपरी जो मंजिल होती है उसको किराए पर लिया, वहां पे अपने ट्रांसमीटर जो है सेटअप किया। और मिर्जा ने प्रिंटर और मिर्जा ने की उषा मेहता की मदद से वहां पे एक एंटीना को भी सेट किया। सी व्यू में प्रिंटर और मिर्जा ट्रांसमीटर संचालन के लिए दो प्रमुख व्यक्ति या जिम्मेदार व्यक्ति थे। ठीक है, तो सी व्यू में जो ट्रांसमीटर है उसकी देखरेख का काम प्रिंटर और मिर्जा का था। प्रिंटर और उसके सहायक मिर्जा का था। खाकर प्रसारण की प्रोग्रामिंग देते थे जिसे अक्सर टाइप किया जाता था, लेकिन कभी कभी यह हस्तलिखित भी होती थी। 27 अगस्त को प्रसारण 41.78 मीटर पर शुरू हुआ। ठीक है, तो 27 अगस्त को प्रसारण शुरू हुआ, जिसकी फ्रीक्वेंसी आप एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि 41.78 मीटर पर ये शुरू किया गया। और तो और जो खाकर थे वो प्रसारण की प्रोग्रामिंग देते थे, मतलब प्रसारण जो होना है उसको टाइप किया जाता था, अदरवाइज उसको हाथ से लिखा जाता था। खाकर, उषा और प्रिंटर बारी बारी माइक्रोफोन में बोलते थे। रेडियो टीम ने बाद में यह काम मेहता को सौंपा। ठीक है, तो शुरुआत में खाकर, उषा मेहता और प्रिंटर बारी बारी माइक्रोफोन में बोलते थे, जो भी चीजें समाचार होते थे, जो चीजें बतानी होती थी। परंतु बाद में ये सारा का सारा काम उषा मेहता को दे दिया गया। 3 सितंबर 1942 को कांग्रेस बुलेटिन ने घोषणा की कि अंग्रेजी की कांग्रेस रेडियो स्टेशन रात 8 बज के 45 मिनट पर लाइव प्रसारण करेगा। रेडियो स्टेशन ने तब प्रसारण आवृत्ति 42.34 मीटर पर बदल दिया गया। ठीक है, अब देखिए कि 3 सितंबर 1942 को क्या हुआ। कांग्रेस बुलेटिन जो कि न्यूज प्रसारित करता था उसने घोषणा करी कि कांग्रेस रेडियो स्टेशन जो है वो रात 8 बज के 45 मिनट पर क्या करेगा, लाइव न्यूज प्रसारण करेगा, लाइव। साथ के साथ उन्होंने अपनी जो फ्रीक्वेंसी थी उसको 42.34 में चेंज कर दिया था। शुरुआती चरणों में केवल एक प्रसारण था जो 15 से 20 मिनट के बीच प्रसारित होता था और रात 8 बज के 45 मिनट पर शुरू होता था। तो जो शुरुआती चरण थे, मतलब जब प्रसारण कांग्रेस रेडियो ने अपना प्रसारण का काम शुरू किया था, तो उस समय जो प्रोग्राम होते थे वो 15 से 20 मिनट तक प्रसारित किए जाते थे। उसके अंतर्गत ये लोग न्यूज बता देते थे और भी चीजें जो थी वो सब बताई जाती थी। ठीक है, और ये 8 बज के 45 मिनट पर रात को शुरू होता था। प्रिंटर ने ब्रिटिश अधिकारियों को कांग्रेस रेडियो की खोज करने से रोकने के लिए टीम को अपने ऑपरेटिंग स्थान बदलने का निर्देश दिया। तो प्रिंटर जानता था कि कांग्रेस जो सॉरी ब्रिटिश अधिकारी हैं वो एक ना एक दिन कांग्रेस रेडियो को ढूंढ लेंगे, इसीलिए उन्होंने निर्देश दिया कि आप लोग अपने जो ट्रांसमिटिंग आउटपुट है, मतलब जो आउटपुटिंग स्थान है उसको बदलते रहे। ठीक है, जहां से आउटपुट दिया जा रहा है, जहां से प्रसारण किया जा रहा है उसको चेंज करते रहे समय के साथ साथ। सितंबर 1942 में प्रिंटर को एक शंका थी कि ब्रिटिश पुलिस गुप्त कांग्रेस रेडियो प्रसारण को पकड़ लिया, इसीलिए उन्होंने ट्रांसमीटर को अलग स्थान पर ले जाने का फैसला किया। तो 1942 में, ठीक है, सितंबर 1942 में जो प्रिंटर है उन्हें एक आप कह सकते हैं शंका हुई, डाउट हुआ कि शायद जो पुलिस है उसने किसी जो प्रसारण करता है व्यक्ति उसको पकड़ लिया, इसीलिए उन्होंने ट्रांसमीटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए फैसला किया। कांग्रेस रेडियो के लिए ट्रांसमीटर को 15 सितंबर 1942 को अजीत विला में स्थानांतरित किया गया। मेहता गामदेवी में स्थित 3 मंजिल निवास में अपनी मां के साथ पहली दूसरी मंजिल पर अजीत विला में रह रहे थे। ठीक है, तो कांग्रेस ने क्या, कांग्रेस रेडियो को के लिए जो ट्रांसमीटर था उसको 25 सितंबर 1942 को अजीत विला में स्थानांतरित कर दिया गया। फिर आगे बढ़े, प्रसारण बढ़ाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए। तो अजीत विला, अभी देखिए अभी अजीत विला में ट्रांसमीटर आ चुका है। फिर अब जो कांग्रेस रेडियो है उसके प्रसारण को, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग उसके प्रसारण को सुन सकें, उसके लिए कौन कौन से प्रयास किए गए, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 अक्टूबर 1942 को रेडियो ट्रांसमीटर को लक्ष्मी भुवन ने स्थानांतरित
कर दिया गया था। ठीक है, तो 4 अक्टूबर 1942 को जो रेडियो ट्रांसमीटर है उसको लक्ष्मी भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। प्रिंटर का ट्रांसमीटर रिकॉर्डिंग के साथ अधिक मजबूती से काम करता था। अब देखिए कि कुछ ट्रांसमीटर होते हैं जो कि लाइवली काम अच्छे से आते हैं, कि मतलब लाइव न्यूज प्रस्तुत की जा रही है। कुछ आते हैं रिकॉर्डिंग के लिए कि आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप उस रिकॉर्डिंग को चला दीजिए, ठीक है, कनेक्ट करके, और आपका जो ट्रांसमीटर है वो प्रस्तुत करता रहेगा। तो वो काफी अच्छे से करता था। तो जो प्रिंटर का ट्रांसमीटर था वो ये काम अच्छे से करता था रिकॉर्डिंग के दौरान। रिकॉर्डिंग की गई प्रिंटर विट्ठल भाई और खाखर भी माइक्रोफोन पर बोलने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के बारे में चिंतित थे, क्योंकि उन्हें अधिकारियों द्वारा अधिनियम पर पकड़ा जाने का डर था। तो रिकॉर्डिंग की गई, तो प्रिंटर विट्ठल भाई और खाकर भी माइक्रोफोन पर बोलते थे। ये तीन जो व्यक्ति थे ये माइक्रोफोन पर अपनी आवाज प्रस्तुत करते थे, जिससे कि गवर्नमेंट उनकी आवाज को पहचान सकती थी और उनका पता लगा के उन्हें ढूंढ सकती थी। तो प्रिंटर इस बात से डर रहे थे, ठीक है, क्योंकि इनको इन व्यक्तियों का अधिनियम के अंतर्गत पकड़ा जा सकता था। लक्ष्मी भवन में रिकॉर्ड प्रोग्रामिंग का शुभारंभ कांग्रेस रेडियो के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ठीक है, तो लक्ष्मी भवन के अंतर्गत जो रिकॉर्ड प्रोग्रामिंग है, मतलब जो प्रोग्रामिंग की जा रही है उसको रिकॉर्ड किया जा सकता था, तो ये उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी। लोहिया ने उषा के समूह को रिकॉर्डिंग का काम दिया, जबकि विट्ठल भाई के समूह को प्रसारण का काम सौंपा। उन्होंने उषा की टीम से कांग्रेस रेडियो के नाम से काम करने का आग्रह भी किया। तो राम मनोहर लोहिया ने जो उषा महतो है उनको रिकॉर्डिंग का काम दिया कि आप जो भी प्रसारण किया जाएगा उसकी रिकॉर्डिंग करिए, ठीक है। जबकि विट्ठल भाई ने जो प्रसारण का काम था वो विट्ठल भाई का था, कि विट्ठल भाई क्या करेंगे, प्रसारण करेंगे, ब्रॉडकास्टिंग का काम इनके हाथों में है। उन्होंने क्या करा, उषा महतो की टीम कांग्रेस रेडियो के नाम से काम करने का आग्रह किया। मतलब कांग्रेस रेडियो के नाम से उषा महतो को काम करने के लिए कहा गया। कांग्रेस रेडियो की अपनी रिकॉर्डिंग साइट, एक अलग आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी और अपने ट्रांसमीटर और प्रसारण स्टेशन के अलावा कॉल साइन था। ठीक है, तो क्या था कि कांग्रेस का जो रिकॉर्डिंग साइट थी वो अलग थी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी अलग थी, और और ट्रांसमीटर और प्रसारण स्टेशन के अलावा कॉल साइट भी था। मतलब वहां पे कॉल करके भी आप कुछ करवा सकते थे, ठीक है, प्रसारण करवाना था, साथ के साथ ट्रांसमीटर स्टेशन भी अलावा अलावा था। प्रसारण की शुरुआत इस घोषणा के साथ हुई, एक यह कांग्रेस रेडियो भारत में कहीं से 42.34 मीटर पर कॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि जब प्रसारण शुरू हुआ, तो प्रसारण की जो शुरुआत होती है, जैसे कि आपने सुना होगा रेडियो की हम 93.5 रेडियो से बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार जो चीजें बताई जाती थी उसमें क्या कहा गया, प्रसारण की शुरुआती लाइन में यह कांग्रेस रेडियो भारत में कहीं से 42.34 मीटर पर कॉल कर रहा है, इस प्रकार की घोषणा करी गई और जो प्रसारण है वो शुरू किया गया। कांग्रेस रेडियो टीम ट्रांसमीटर के आउटपुट पावर बढ़ाने में रुचि रखती थी और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। हालांकि रेडियो की ट्रांसमिटिंग ताकत में सुधार के लिए आवश्यक घटक बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं थे। तो जो कांग्रेस रेडियो टीम थी वो चाहती थी कि जो ट्रांसमीटर का आउटपुट है वो उसकी पावर को बढ़ा दिया जाए, मतलब कि वो दूर तक जाए आउटपुट, ठीक, और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको सुन पाए। इस चीज को करने के लिए जो भी चीजें चाहिए थी, मतलब जो पार्ट्स चाहिए थे, ठीक है, घटक चाहिए थे, वो सारे मार्केट में सही प्रकार से उपलब्ध नहीं थे। प्रिंटर के पास ट्रांसमीटर की प्रसारण क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक घटकों की एक सूची थी, जिसे कुछ ट्रांसमिटिंग वॉल्व भी शामिल थे। तो प्रिंटर एक अच्छा खासा इंजीनियर था, तो उसे पता था कि कौन सी चीज चाहिए जिसके द्वारा जो ट्रांसमिटिंग आउटपुट है उसको बढ़ाया जा सकता है मेनली। ठीक है, तो प्रिंटर के पास एक सूची थी जिसमें ट्रांसमिटिंग की क्षमता को बढ़ाने के लिए चीजें लिखी गई थी, उसमें कुछ वॉल्व भी शामिल थे। शिकागो रेडियो कंपनी में एक कर्मचारी जिसका नाम जगन्नाथ ठकुर था, जो एक रेडियो मैकेनिक के रूप में काम करते थे, उसने सूची को देखा और बताया कि सभी घटक ठीक नहीं थे। हालांकि ठकुर का अनुमान लगाया कि अगले दिन सारे पार्ट्स आ जाएंगे। तो ये लोग जो राम मनोहर लोहिया हो गए, मिर्जा हो गए और प्रिंटर हो गए, ये लोग हेल्प मतलब जो पार्ट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स, उनको ढूंढने के लिए शिकागो रेडियो कंपनी में गए। वहां पे उन्हें पता चला कि वहां पे कर्मचारी, ठीक है, जो कि मैकेनिक भी है, रेडियो काम करता है, जिसका नाम है जगन्नाथ ठाकुर। तो ये जो स्लिप थी जिसमें चीजें लिखी हुई थी, प्रिंटर ने वो स्लिप किसको दिखाई, जगन्नाथ ठाकुर को दिखाई। ठाकुर ने देखा और साफ साफ बता दिया कि सारे घटक अभी उपलब्ध नहीं है, परंतु जो चीजें उपलब्ध नहीं है वो शायद कल आ जाए, ठीक है, कल आ जाए वापस, मतलब जो पार्ट्स हैं वो अगले दिन तक आ जाए।
कांग्रेस रेडियो टीम ने प्रोग्रामिंग के को दो स्टेशन के बीच में विभाजित किया, फैसला किया, एक हिंदी कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए, दूसरा अंग्रेजी कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए। बाद में कांग्रेस रेडियो ने 8 अक्टूबर 1942 को 39 मीटर पर एक अंग्रेजी कार्यक्रम शुरू भी कर दिया। तो कांग्रेस रेडियो की जो टीम थी उन्होंने क्या करा, जो प्रोग्रामिंग जो टीम प्रोग्रामिंग उन्होंने स्टेशन के बीच विभाजित करने का काम किया, स्टेशन को दो भागों में विभाजित करने का काम करा। मतलब कि एक टाइम पे आप हिंदी में समाचार प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद आप इंग्लिश में समाचार प्रस्तुत करेंगे। ये काम प्रोग्रामिंग का था, क्योंकि जो समाचार प्रस्तुत होता था पहले उसे लिखा जाता था, ठीक है, कंप्लीट तैयार किया जाता, उसके बाद उसे प्रसारित किया जाता था। और उसके बाद 18 अक्टूबर 1942 को 39 मीटर पर एक अंग्रेजी कार्यक्रम भी शुरू कर दिया गया। लक्ष्मी भवन से प्रसारण के कुछ दिनों बिताने के बाद समूह ने अपनी साइट को गिरगांव बैंक रोड पर स्थित परेखावाड़ी में स्थित किया, क्योंकि लोग जो प्रसारण कर रहे थे वो जानते थे कि गवर्नमेंट किसी ना किसी तरह से उन्हें ढूंढ रही होगी ताकि प्रसारण को रोका जा सके। इसीलिए वह एक स्थान पर प्रसारण करने के बाद कुछ दिनों के बाद अपना स्थान चेंज करके दूसरे स्थान पर अपना ट्रांसमीटर सेटअप करते थे। इसीलिए लक्ष्मी भवन से जब प्रसारण करने के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने अपना जो साइट है उसको चेंज करा और उसको गिरगांव रोड पर परीखावाड़ी में स्थित किया। प्रिंटर मिर्जा और महतो ने होल्डल, एक टॉपी बॉक्स, एक सूटकेस और एक पानी की बोतल के साथ एक बिस्तर सेट खरीदा, ताकि यह धारणा बन सके कि वह यात्री थे। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति छुपे रूप से प्रसारण कर रहे थे, जैसे कि मिर्जा हो गए, प्रिंटर हो गए, मेहता हो गए, ठीक है, इन लोगों ने ऐसी वस्तुएं खरीदी जिनसे जनता को ये लगे कि ये यात्री हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते रहते हैं। जैसे कि टोपी बॉक्स हो गया, सूटकेस हो गया, पानी की बोतल और साथ में एक बिस्तर का सेट हो गया। वे उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचारण उपकरणों के परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले वाहन में जाते थे। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पर जाना है तो जो पब्लिक चीजें यूज करती है पब्लिकली, उन चीजों का प्रयोग करते थे। रेडियो टीम अक्सर खाकर के कोट का इस्तेमाल ट्रांसमीटर व अन्य उपकरणों को ले जाने के लिए करती थी। ठीक है, तो खाकर जो कोट पहना करते थे उसका प्रयोग किया जाता था, ताकि किसी भी ट्रांसमीटर को या ट्रांसमीटर के पार्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। चूंकि वे हमेशा अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बारे में चिंतित थे, कांग्रेस रेडियो को अपना काम और गतिविधियों में अत्यधिक सावधानी रखनी पड़ती थी। तो लोगों को ये डर था कि उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा पकड़ लिया जाएगा, इसीलिए वो अपने हर एक काम में सावधानी बरतते थे, चाहे वो काम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमीटर को ले जाना हो, चाहे जब जिस प्लेस पे या जगह पे वो काम कर रहे हैं उसको किराए पे रखना लेना मतलब हो। ठीक है, आगे बढ़े। उषा ने बताया कि प्रसारण की सबसे बड़ी बाधा एआईआर है। एआईआर, इसके द्वारा उनके प्रसारण को रोका जा सकता है। ठीक है, तो अखिल इंडिया रेडियो जो था, या ऑल इंडिया रेडियो आप कहें, तो ऑल इंडिया रेडियो भी सबसे बड़ा एक बाधा थी उनके काम में, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा था और ये उनके प्रसारण को रोक सकता था। आगे बढ़े। प्रिंटर ने मेहता को सूचित किया कि रेडियो टीम को ट्रांसमीटर को स्थानांतरित करना चाहिए, क्योंकि इसे परेखावाड़ी में विस्तृत अवधि के लिए छोड़ना जोखिम भरा होगा। तो प्रिंटर ने, क्योंकि परेखावाड़ी में उन्हें रहे हुए कुछ समय होने ही वाला था, कि प्रिंटर ने उन्हें आगाह किया कि अब हमें जगह बदल लेनी चाहिए, क्योंकि एक ही जगह पे जो ट्रांसमीटर है उसे रखना और लोगों को रखना जोखिम भरा हो सकता है। उन्होंने मेहता के से संपर्क किया और बाद में उन्हें महालक्ष्मी मंदिर के पास वार्डन रोड पर संपत्ति मिली। आगे बढ़े। 12 नवंबर 1942 को कांग्रेस रेडियो टीम द्वारा ट्रांसमीटर को पैराडाइज बंगले में स्थानांतरित करने से पहले पुलिस ने परेखावाड़ी में तलाशी अभियान चलाया। इस एक प्रसारण चल रहा था जब पुलिस ने चंद्रकांता बाबू झोरोवर और उषा को मौके पर रंगे हाथों पकड़ा। उस समय कांग्रेस रेडियो वंदे मातरम बजा रहा था। ठीक है, तो 12 नवंबर 1942 को जब ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने ही वाले थे कांग्रेस रेडियो लेकर, उससे पहले ही गवर्नमेंट और पुलिस ने वहां पे छापेमारी करी। ठीक है, और इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया। कहां से? परेखावाड़ी से। उस समय वंदे मातरम रेडियो पर प्ले किया जा रहा था। पुलिस ने मांग की कि वे रुके, लेकिन हमने उन्हें तब तक ध्यान में रखने के लिए मजबूर किया जब तक कि गाना बज रहा था। ठीक है, तो एक प्रकार से ये लोग तब तक रुके वहां पे जब तक कि वो वंदे मातरम का गाना बज रहा था। अगला टॉपिक आता है कांग्रेस रेडियो और पुलिस की निगरानी। ठीक है, तो कांग्रेस रेडियो पर किस प्रकार पुलिस की निगरानी रही, कौन कौन से व्यक्ति इसमें थे, इनके बारे में जानते हैं। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस रेडियो को पकड़ने
के लिए बहुत सारी कोशिशें करी थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफी बड़े स्तर पर कोशिशें करी ताकि जो कांग्रेस रेडियो है उसको पकड़ा जा सके, उसको बंद करा जा सके। ब्रिटिश सरकार ने उप निरीक्षक फर्ग्यूसन को सतर्कता बनाए रखने और कांग्रेस रेडियो स्टेशन के सटीक स्थानों का निर्धारण करने की जिम्मेदारी दी थी। तो ब्रिटिश सरकार ने एक उप निरीक्षक फर्ग्यूसन है, उन्हें काम दिया कि वो कांग्रेस रेडियो का जो स्टेशन है उसको पता लगाए, ठीक है, उसके ऊपर निगरानी रखे और उसको बंद करें। वह शहर भर में पुलिस वायरलेस के प्रभावित है, मतलब पुलिस वायरलेस का जो कनेक्शन था उसमें सबसे ऊपर अगर हम बात करें तो वो फर्ग्यूसन थे। रेडियो सुनने के बाद वह पत्रकारों को नोटिस लेने का निर्देश देते, मतलब रेडियो सुनने के बाद, रेडियो पे जो प्रसारण किया जा रहा था कांग्रेस रेडियो को सुनने के बाद, उसके बाद वो जो पत्रकार थे उन्हें निर्देश दिया जाता था कि आप नोट्स बनाइए, जो आपने लिखा है ना इसके नोट्स बनाइए, जिससे हमें हेल्प हो कांग्रेस रेडियो को पकड़ने में। गणेश केशव कोकजे आपराधिक जांच विभाग मतलब सीआईडी से बिलोंग करते थे। वे विशेष शाखा के पुलिस निरीक्षक जांच में सबसे प्रभावशाली शख्सियत में से एक थे, जिसके कारण कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए जिम्मेदारी और गिरफ्तार करने का काम उन्हें दिया गया था। ठीक है, तो गणेश केशव कोके जो थे, ये आप कह सकते हैं कि एक काफी अच्छी खासी शख्सियत थे जिन्होंने आपराधिक कानूनों को समाप्त करने में काफी ज्यादा बड़े स्तर पर काम किया। ठीक है, और ये सीआईडी से भी थे, सीआईडी विभाग से थे। तो इनको काम दिया गया कि आप जिम्मेदारी लीजिए कांग्रेस रेडियो को पकड़ने की, ठीक है, और इसमें जो लोग शामिल है उनको गिरफ्तार करने की। अक्टूबर 1942 के मध्य में फर्ग्यूसन ने कोकिच को बताया कि उन्होंने सीपी टैंक और चौपाटी बीएम के लेमिंगटन रोड की निगरानी शुरू की। उन्होंने तन्ना तन्ना रेडियो एसेसरीज के संचालक पर संदेह था। ठीक है, तो फर्ग्यूसन ने कोकिच को ये एक बात बताई कि उन्होंने अपने छानबीन चालू कर दिया और उन्हें किस पर संदेह है, तन्ना रेडियो एसेसरीज के संचालक पर। तन्ना उनके स्टोर से कुछ दिन 4 या 5 दिन के लिए अनुपस्थित थे। उनकी अनुभूति 15, 16, 17 अक्टूबर को हुई। उसी दिन कांग्रेस रेडियो ने अपने ट्रांसमीटर को मजबूत करने के लिए अपने प्रसारण को समाप्त किया। ठीक है, तो जो फर्ग्यूसन है उन्हें इस बात से भी संदेह हुआ कि जो तन्ना थे उन्होंने छुट्टी ली 4 से 5 दिन के लिए, वो भी कब, 15, 16, 17 अक्टूबर के दिन। और इन्हीं दिनों में कांग्रेस रेडियो ने अपने ट्रांसमीटर को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए क्या करा, अपने जो प्रसारण है उन्हें रोका, उन्हें समाप्त किया। 31 अक्टूबर को कोकेज के पास कुछ नई खुफिया जानकारी थी जिसने उन्हें दिन बाई पेटिट स्ट्रीट पर सतर्कता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एक टैक्सी में रेडियो ट्रांसमीटर ले जाते समय माधवजी सुधरजी, मनमुकुर माधव जी, इन लोगों को पकड़ा गया। ठीक है, तो रेडियो मतलब एक टैक्सी के अंतर्गत रेडियो ट्रांसमीटर को ले जाते हुए इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। कोकेज ने प्रिंटर को पकड़ने का जिम्मा सब इंस्पेक्टर स्माइल को दिया था। ठीक है, तो प्रिंटर को पकड़ने का जिम्मा किसको दिया गया, सब इंस्पेक्टर स्माइल को। 12 नवंबर को खाकर और प्रिंटर को हिरासत में ले लिया गया, जबकि उन्हें 13 नवंबर को विठल भाई को पकड़ लिया गया था। ठीक है, तो 12 नवंबर को प्रिंटर और खाकर को हिरासत में लिया गया, 13 नवंबर को विठल भाई को हिरासत में लिया गया। प्रिंटर और मिर्जा जैसे व्यक्तियों की गहन जांच और गहन पूछताछ के बाद पुलिस ने उनके लिए आवश्यक सबूतों की बाड़ खोल दी। तो अब क्या हुआ, प्रिंटर और मिर्जा की काफी अच्छे से जांच हुई। ठीक है, उसके बाद ये पता चला कि हाँ ये लोग शामिल है, और साथ के साथ प्रिंटर ने जितने भी राज थे कि उन्होंने कहाँ कहाँ प्रसारण किया, किन किन चीजों का प्रयोग किया, कौन कौन इसमें शामिल है, इन सबको गिरफ्तार मतलब इन सबके बारे में डिटेल बताई। जब प्रिंटर ने अपने सहकर्मियों को बताया तो कांग्रेस रेडियो के रहस्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। उन्होंने उन स्थानों का खुलासा किया जहां कांग्रेस रेडियो ने अपने कार्यक्रम प्रसारित किए थे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स और पुलिस के पास सारी की सारी जानकारी थी कि कहाँ कहाँ से प्रसारण हुए, किन चीजों का प्रयोग किया गया और कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे। आगे बढ़े, पुलिस ने विशेष न्यायाधीश एनएस लोकुर को विशेष आपराधिक अध्यादेश 1942 की धारा 4 के तहत नियुक्त किया था। ठीक है, तो एक अलग से न्यायाधीश मतलब एक अलग से जज को लाया गया इस मामले में फैसले देने के लिए। उन्होंने विठल दास माधव जी खाखर, विठल भाई, कंठ भाई झरोवर झवेरी, उषा मेहता, चंद्रकांत बाबू झोरी और ज्ञानचंद्र चंद्रमूल मोटावनी पर ब्रिटिश साम्राज्य के सम्राट के खिलाफ आपराधिक साजिश में भाग लेने का आरोप दिया। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति है इनके ऊपर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, ठीक है, और वहां का जो सम्राट है उसके खिलाफ आपराधिक कानून मतलब आपराधिक चीजें करने के लिए हिरासत में लिया गया और उस पर सजा सुनाई गई।
भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम पर भारत रक्षा नियम के लागू प्रावधानों ने निर्धारित किया कि 3 आरोपी व्यक्तिगत रूप से अपराधी के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो टोटल जितने भी पकड़े गए थे उसमें 3 ही व्यक्तियों को सजा दी गई, क्योंकि 3 ही व्यक्तियों को आपराधिक रूप से क्या माना गया, गिल्टी माना गया, अपराधी माना गया। विशेष न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि उषा और चंद्रकांता को क्रमशः 4 और 1 साल की सजा देते हुए खाकर को अधिकतम सुरक्षा जेल में 5 साल की सजा देनी चाहिए। हालांकि विशेष न्यायाधीश ने विट्ठल भाई और मोटावनी को दोषी नहीं पाया और उन्हें हिरासत से आजाद कर दिया गया। ठीक है, तो उषा को, चंद्रकांत को और साथ में खाकर को क्या हुआ, इन लोगों को सजा सुनाई गई। विट्ठल भाई और मोटावनी को छोड़ दिया गया। आगे आता है कांग्रेस रेडियो से प्रसारण। अब इसमें इस वाले पॉइंट में हम बात करेंगे कि कांग्रेस रेडियो से कौन कौन सी चीजों का प्रसारण किया गया, मतलब कौन कौन सी डिटेल्स है जो बताई गई। कांग्रेस रेडियो द्वारा स्वतंत्र रूप से किए गए प्रसारणों का विवरण। रेडियो प्रसारण ने स्वतंत्रता, बंधुत्व, अंतर्राष्ट्रीय और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने वाले संदेश प्रस्तुत किए थे। तो जो कांग्रेस रेडियो था उसने स्वतंत्रता से रिलेटेड प्रसारण किया, बंधुत्व से, अंतर्राष्ट्रीयता और धर्मनिरपेक्षता से रिलेटेड जो भी बातें हैं उन सबका प्रसारण किया था। कांग्रेस रेडियो ने 20 अक्टूबर 1942 को घोषणा की कि सभी जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने समाचार प्रसार पर रोक लगा दी है। सरकार ने अन्य देशों से भारत में आने वाले सभी खबरों और भारत के बाहर प्रसारित होने वाली सूचनाओं पर नियंत्रित किया। ठीक है, तो उसके बाद 20 अक्टूबर 1942 को एक घोषणा करी गई जिसमें यह बताया गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने भी समाचार है उन सब पे रोक लगा दी है। ठीक है, भारत के जो खबरें बाहर जाती हैं उन्हें भी रोक लगा दिया और जो भारत के अंदर बाहर से खबरें आती हैं उन्हें भी रोक लगा दिया। 19 अक्टूबर के कांग्रेस रेडियो प्रसारण ने आगाह किया कि आजकल समाचार पत्र सच को दबा रहे हैं और झूठ फैला रहे हैं, आपको ऐसी खबर नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो जो कांग्रेस रेडियो है उसने एक प्रसारण करा और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि आजकल जितने भी समाचार पत्र है वो क्या कर रहे हैं, सच को दबा रहे हैं और झूठ को फैला रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को ये जो खबरें हैं समाचार पत्र के द्वारा ये नहीं पढ़नी चाहिए। इसीलिए कांग्रेस रेडियो ने अक्सर इस अवसर का पर उठाया, चुनौती का स्वीकार किया और भारत के लोगों को नेताहीन आंदोलन को मजबूत रखने और ब्रिटिश साम्राज्य के जवार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो कांग्रेस रेडियो था ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। ठीक है, और ऐसे ग्रुप जिनका कोई नेता नहीं है, ठीक है, जिनका कोई लीडर नहीं है, उन ग्रुप्स को भी क्या लीड करने का काम ये करता था कांग्रेस रेडियो। रेडियो ने महिलाओं पर हमला को ध्यान केंद्रित करते हुए निहत्थे लोगों के खिलाफ ब्रिटिश हिंसा के बिना सेंसरशिप रिपोर्ट प्रसारित की थी। ठीक है, तो महिलाओं के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा हमला किया जाता था। ठीक है, उनका रेप हो गया या फिर बलात्कार हो गया, इस प्रकार की चीजें महिलाओं के साथ ज्यादातर की जाती थी। तो इस चीज को रोकने के लिए इन लोगों ने भी प्रसारण किया। 19 अक्टूबर 1942 को रेडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण मुद्दे से संबंधित किया गया, हम सैनिकों द्वारा अपनी महिलाओं के सामूहिक बलात्कार को कैसे रोकें। ठीक है, हम सैनिकों द्वारा अपनी महिलाओं पर, मतलब सैनिक करते थे, हम हमारी महिलाओं पर क्या करते थे, आक्रमण करते थे और बलात्कार करते थे, तो कैसे रोक सकते हैं। 9:07 पर जो प्रसारण में रेडियो में स्पष्ट रूप से कहा गया, वह सब करें जो आप कर सकते हैं। ठीक है, महिलाओं को बचाने के लिए आप लोग वह सब चीज करें जो आप कर सकते हैं, चाहे वो सैनिक का मर्डर हो जाए, सैनिक के उसमें मर जाए, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु अपनी महिलाओं को सुरक्षित रखें। इसने लोगों को बलात्कार को रोकने के लिए अहिंसक प्रतिरोध का उपयोग करने की सलाह दी। रेप राजनीति से बाहर है, लेकिन अगर आप आजाद है और जिंदा भी हैं तो करो या मरो। ठीक है, तो रेप आप कह सकते हो जो बलात्कार है वो राजनीति से बाहर है। ठीक है, बलात्कार किसी भी क्षेत्र में नहीं आता, वो राजनीति से बाहर हो गया। ठीक है, सामाजिक से बाहर हो गया। तो बलात्कार को रोकने के लिए आप जो कर सकते हैं करें, करो या फिर मरो की स्थिति आ चुकी थी। ब्रिटिश सरकार का कहना था कि मुसलमान भारत आजादी नहीं चाहते, तो ब्रिटिश सरकार काफी ज्यादा झूठ फैलाया करते थे उस समय। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार का कहना था कि जो मुसलमान लोग हैं बहुत बड़ी संख्या में, वो नहीं चाहते कि भारत आजाद हो। कांग्रेस के कार्यक्रमों ने धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया। 12 अक्टूबर 1942 को कांग्रेस ने हमारे मुस्लिम भाइयों को ईद बधाई जैसा संदेश भी भेजा। तो कांग्रेस रेडियो हमेशा काम करता था हिंदू मुस्लिम के साथ मिलकर काम करता था। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष काम करता था। और तो और जब कोई मुसलमानों का कोई अगर आप जैसे त्योहार होता था, ईद या फिर कोई और, तो उसकी बधाइयां देना भी रेडियो पर ही प्रसारित किया जाता था। प्रसारण में कहा गया कि ब्रिटिश सरकार का यह दावा है कि केवल एक छोटा अल्पसंख्यक वर्ग स्वतंत्रता के लिए आवाज उठा रहा था और 9 करोड़ मुसलमान
भारत की स्वतंत्रता में विरोधी थे। यह अब तक का सबसे बड़ा झूठा दावा था। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कहा करती थी उस समय? ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती थी कि बहुत कम लोग आज़ादी के लिए लड़ना चाहते हैं, आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। 9 करोड़ जो मुसलमान हैं वो आज़ादी नहीं चाहते, ये उनका सबसे दावा था। परंतु ये सबसे बड़ा दावा, सबसे बड़ा झूठा दावा था। हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई सभी स्वतंत्रता के लिए अत्यधिक महत्व देते थे। ठीक है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो या फिर ईसाई हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, भारत में 1947 जब तक भारत आजाद नहीं हो गया वो सभी लोग मिलकर क्या कर रहे थे? भारत की आजादी के लिए काम कर रहे थे। कार्यक्रम में कहा गया कि देश में लाखों करोड़ों मुसलमानों ने हमेशा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है और उनकी सहानुभूति हमारे साथ है। ठीक है, तो प्रसारण किया जाता है उसमें कहा गया कि हिंदू और मुस्लिम ने कंधे से कंधा मिलाकर काम करा है। ठीक है भाइयों ने, और तो और साथ में सबकी सहानुभूति एक दूसरे के साथ है। 27 अक्टूबर 1942 को AICC, ठीक है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने रेडियो पर एक बयान भेजा। कांग्रेस ने सूचित किया कि एक स्वतंत्र भारत का आधार मजदूरों और किसानों का गणतंत्र होगा। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत का जो आधार होगा, बेस होगा, वो क्या होगा? मजदूरों और किसानों का गणतंत्र होगा, मतलब उनकी स्वतंत्रता होगी। कांग्रेस ने मजदूरों और किसानों को स्वतंत्रता के द्वार खोलने और दासता के बंधन को नष्ट करने के लिए हड़ताल पर भाग लेने का आह्वान दिया। तो कांग्रेस ने क्या कहा कि जो भी मजदूर या फिर किसान है वो लोग काम छोड़ दीजिए, ठीक है, और आप हड़ताल पे बैठ जाइए क्योंकि आपको स्वतंत्रता चाहिए। आगे बढ़े। 29 अक्टूबर 1942 को त्रिवेंद्रम में रेडियो पर प्रसारित एक रिपोर्ट के अनुसार छात्र समुदाय ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को बड़े जोश के साथ जारी रखा। ठीक है, तो 19 अक्टूबर 1942 को एक रिपोर्ट पारित करी गई जिसके अंदर ये बताया गया कि जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। ठीक है, उनके अंदर भी जोश भरा हुआ है। कांग्रेस रेडियो ने त्रावणकोर के दृश्य का वर्णन करते हुए 11 सितंबर को, जब गर्मी की छुट्टियों के बाद संस्थान फिर से शुरू हुए, कॉलेज और हाई स्कूल भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज गर्व से फहरा रहा था। तो अब क्या हुआ? जब गवर्नमेंट जो समर वेकेशंस खत्म हो जाते हैं उसके बाद जब स्कूल्स दोबारा स्टार्ट होते हैं तो कॉलेज हो गए, हाई स्कूल हो गए, इन सबकी छतों पर जो भारत का झंडा है, तिरंगा, वो काफी गर्व से फहरा रहा था। छात्रों को कालीन हड़ताल पर जाने के लिए प्रोत्साहित करने वाले नोटिस से शहर भर गया था। ठीक है, तो छात्रों को इतना ज्यादा आप कह सकते हैं कि प्रोत्साहित किया गया कि आप अनिश्चित काल तक क्या करिए? हड़ताल पे बैठ जाइए। गांधी जयंती के दौरान वे एक सफल हड़ताल आयोजित करने में सक्षम थे। ठीक है, तो गांधी जयंती के दिन उन लोगों ने एक ऐसी हड़ताल आयोजित करी जो कि सफल थी। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको काम बताई ये जो कांग्रेस रेडियो है उसके द्वारा किए गए थे।